आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रोस्टैट तो हम खत्म कर चुके हैं, इलेक्ट्रिसिटी हम स्टार्ट करते हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी में सबसे पहले फॉर्मूलाज देख लेते हैं, जो फॉर्मूला हमको यूज होने वाले हैं। काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ऑब्जेक्टिव या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे खासे क्वेश्चन इसमें मिल जाते हैं। एक क्वेश्चन तो पैटेंट है जो मिल ही जाएगा, और एक हाइब्रिड क्वेश्चन मिल जाता है इलेक्ट्रिसिटी से। ठीक है, हाइब्रिड क्वेश्चन मतलब किसी और चैप्टर के कॉन्सेप्ट के साथ मैच करता हुआ। तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक करंट आई, आई इक्वल टू होता है क्यू अपॉन टी। ठीक है ना। और इसे अगर मैं कैपिटल टी लिख दूं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, और कैपिटल टी लिखूं तो इसे क्यू इंटू न्यू ऐसा भी लिखा जा सकता है। क्यू इंटू न्यू, न्यू क्या है यहाँ पे? फ्रिक्वेंसी है। ठीक है। और इसे न्यू को हम लिख सकते हैं क्यू इंटू 2 पाई अपॉन ओमेगा, ये भी लिखा जा सकता है। ठीक है, न्यू इक्वल टू 2 पाई न्यू इक्वल टू ओमेगा होता है। तो अच्छा, ये होगा क्यू इंटू ओमेगा अपॉन 2 पाई। ठीक है, ये तब यूज होता है जब कभी कोई चार्ज पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है सपोज, और करंट बना रहा है। जैसे कि अगर हम कहें कि एक एटम है, उस एटम के अराउंड एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, ऐसा ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, तो अगर इसके एंगुलर स्पीड ओमेगा है तो कितना करंट बना रहा होगा? तो वो बना रहा होगा ई इंटू ओमेगा अपॉन 2 पाई, ऐसा। तो ये सारे फॉर्मूले इलेक्ट्रिक करंट के लिए हम यूज कर सकते हैं। एक फॉर्मूला और इलेक्ट्रिक करंट के लिए यूज कर सकते हैं, I इज इक्वल टू एन ई ए वी डी। यहाँ n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, E इलेक्ट्रॉन चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन है, A एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है किसी कंडक्टर का, जिस कंडक्टर में ये नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, ऐसा कोई कंडक्टर है। और Vd जो है उन इलेक्ट्रॉन्स की ड्रिफ्ट स्पीड है। Vd क्या है? ड्रिफ्ट स्पीड या ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहा जाता है Vd को। और ये जो ड्रिफ्ट स्पीड या ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है, ये किस कारण से होती है? ये होती है इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने के कारण। अगर आप इस कंडक्टर के अक्रॉस इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दें तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट स्पीड से चलना शुरू कर देते हैं। और इसका मैग्नीट्यूड कितना होता है ये भी सुन लीजिए, Vd इज अप्रोक्सीमेट इक्वल टू 1 mm पर सेकेंड, ये होता है। ठीक है। और इसी तरह से जो थर्मल स्पीड होती है, थर्मल स्पीड क्या होती है? जो रूम टेम्परेचर के कारण इलेक्ट्रॉन में मोशन होता है, ये रैंडम मोशन होता है। और ये जो होती है ये 10⁴ मीटर पर सेकेंड के अप्रोक्स होती है। ठीक है। और इसके फॉर्मूले देख लीजिए, I इज इक्वल टू एन ई ए वी डी, और इसी से हम Vd इक्वल टू आई अपॉन एन ई ए ऐसा भी बना सकते हैं। ठीक है। साथ ही साथ Vd के लिए एक फॉर्मूला और बनता है, Vd इज इक्वल टू क्यू ई, क्यू मतलब हमारा चार्ज, ई मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, अपॉन एम, एम मास ऑफ दैट चार्ज है, इनटू टाउ। ठीक है। और ये जो टाउ है यहाँ पर, इसे कहा जाता है रिलैक्सेशन टाइम। ठीक है, रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है? जब इलेक्ट्रॉन दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच में जितने टाइम तक फ्री रहता है, फ्री मोशन करता है, उसे रिलैक्सेशन टाइम कहा जाता है। ठीक है। और ये क्या होता है? ये टाइम डिपेंडेंट होता है, टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। ठीक है। और फॉर्मूलाज देखते हैं। 5 नंबर फॉर्मूला है V इक्वल टू आई आर, ये ओम्स लॉ होता है, आपको पता ही है। 6 नंबर फॉर्मूला है R इक्वल टू रो एल अपॉन ए। ठीक है। 7, रो जो है वो क्या है? रजिस्टिविटी है। रो क्या होता है? रजिस्टिविटी, और रजिस्टिविटी को ही स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी कहा जाता है। रो इक्वल टू एम अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ।
ये होता है। और ये किस पे डिपेंड करती है? ये केवल मटेरियल कौन सा है आपके कंडक्टर का, उस पर डिपेंड करती है। कंडक्टर या नॉन कंडक्टर जो भी है, मटेरियल पे डिपेंड करती है और टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। टेम्परेचर पे इसलिए क्योंकि इसमें रिलैक्सेशन टाइम है, ठीक है ना। और टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो रजिस्टिविटी जो होती है वो क्या होती है? इंक्रीज होती है। मतलब रिलैक्सेशन टाइम जो होता है वो क्या होता है? डिक्रीज होता है। अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज होगा और जिससे रेजिस्टिविटी इंक्रीज होगी, और रेजिस्टिविटी इंक्रीज होगी तो रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होगा, ठीक है। इसी तरह से करंट डेंसिटी J इज इक्वल टू I अपॉन A होता है, और ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, ठीक है। एक और फॉर्मूला है, J इज इक्वल टू सिग्मा इंटू E। करंट डेंसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड में रिलेशन है ये। सिग्मा क्या होता है? सिग्मा इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। इसे कहा जाता है कंडक्टिविटी। सिग्मा को क्या कहा जाता है? कंडक्टिविटी। इसी तरह से रेजिस्टेंस का भी रेसिप्रोकल होता है। R इज इक्वल टू 1/G, या इसका उल्टा अगर हम लिख दें, G इज इक्वल टू 1/R। ये होता है कंडक्टेंस। रेजिस्टेंस का उल्टा होता है कंडक्टेंस, ठीक है। देन होता है मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। मोबिलिटी को म्यू से दिखाया जाता है। म्यू इज इक्वल टू वी डी अपॉन ई। वी डी तो आपको पता ही है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, और ई क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड है। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, सीरीज में रेजिस्टेंस होता है R1 प्लस R2 प्लस R3, और पैरेलल में रेजिस्टेंस होता है 1/RP इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ठीक है। रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी का टेम्परेचर के साथ कैसा रिलेशन होता है वो भी देख लीजिए। रेजिस्टिविटी एट T डिग्री सेल्सियस इज रेजिस्टिविटी एट 0 डिग्री सेल्सियस इंटू 1 प्लस अल्फा इंटू टेम्परेचर डिफरेंस। क्लियर? और सेम रिलेशन रेजिस्टेंस के साथ भी बनाता है। रेजिस्टेंस एट T डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेल्सियस इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। अब ये अल्फा क्या है? सो अल्फा होता है टेम्परेचर कोएफिशिएंट। अल्फा क्या है? टेम्परेचर कोएफिशिएंट, ठीक है। और अल्फा पॉजिटिव होता है किसके लिए? कंडक्टर्स के लिए। नेगेटिव होता है किसके लिए? सेमीकंडक्टर्स के लिए। और जीरो होता है इंसुलेटर्स के लिए। इसको ऐसा भी समझ सकते हैं आप कि जिनका अल्फा पॉजिटिव होता है, टेम्परेचर बढ़ाने पर उनका रेजिस्टेंस बढ़ता है। जिनका अल्फा नेगेटिव होता है, टेम्परेचर बढ़ाने पर उनका रेजिस्टेंस कम होता है। और जिनका अल्फा जीरो होता है, टेम्परेचर बढ़ाने पर उनके रेजिस्टेंस में कोई भी चेंज नहीं आता है, ठीक है। इलेक्ट्रिक सेल के केस में फॉर्मूलाज कैसे बनते हैं? कोई इलेक्ट्रिक सेल है जिसका ईएमएफ ई है, तो ई इज इक्वल टू आई आर प्लस स्मॉल आर, ठीक है। या ई अपॉन आर प्लस स्मॉल आर इक्वल टू आई। स्मॉल आर क्या है? स्मॉल आर है इंटरनल रेजिस्टेंस, किसी सर्किट का इंटरनल रेजिस्टेंस। कैपिटल आर क्या है? एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। जैसे ये एक सर्किट है, ये आपका सेल है, इसमें करंट आई फ्लो हो रहा है, तो ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हुआ, ये आपका ईएमएफ ई हुआ,
जो सेल से मिल रहा है, और इस सेल के अंदर जो रेजिस्टेंस होगा वो होता है इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक है, इस इंटरनल रेजिस्टेंस का एक फॉर्मूला और आप बना सकते हैं, R इक्वल टू कैपिटल R इंटू E अपॉन V माइनस 1। ठीक है, और इससे सेम मिलता जुलता फॉर्मूला आपको पोटेंशियोमीटर में काम आने वाला है, R इक्वल टू कैपिटल R इंटू L1 अपॉन L2 माइनस 1। ठीक है, ये पोटेंशियोमीटर पे लेंथ होती है E1 और E2 सेल के बैलेंस पॉइंट की। अब बैलेंस पॉइंट में व्हीटस्टोन ब्रिज को समझ लेते हैं। व्हीटस्टोन ब्रिज है हमारा, व्हीटस्टोन ब्रिज कैसा होता है देखा ही होगा आपने, ऐसा स्क्वायर फॉर्म होता है जिसमें रेजिस्टेंसेस ऐसे लगे होते हैं स्क्वायर फॉर्म में, R1, R2, R3 एंड R4 ऐसे रेजिस्टेंसेस लगे होते हैं। बीच में एक गैल्वेनोमीटर लगा होता है, और जो उसका अदर डायगोनल होता है उसके साथ एक बैटरी कनेक्ट कर दी जाती है या सेल कनेक्ट कर दिया जाता है इस तरह से। तो ये E हुआ, ये हुआ R1, ये हुआ R2, ये हुआ R3 एंड ये हुआ R4। ठीक है, अब बैलेंस कंडीशन को समझ लेते हैं। बैलेंस कंडीशन में क्या होता है, बैलेंस कंडीशन में नंबर 1 R1 अपॉन R2 इक्वल टू R3 अपॉन R4 होता है। दूसरी बात, बैलेंस कंडीशन में बी पॉइंट पे जितना पोटेंशियल होगा उतना ही पोटेंशियल डी पॉइंट पे भी होगा, मतलब वी बी इक्वल टू वी डी होता है। थर्ड पॉइंट, बैलेंस कंडीशन में गैल्वेनोमीटर से जाने वाला करंट IG 0 होता है। ठीक है, ये एक दूसरे की कॉम्प्लीमेंट्री कंडीशंस हैं, कोई भी एक कंडीशन अगर बनती है तो सारी कंडीशन बनेगी ही। ठीक है, व्हीटस्टोन ब्रिज पे बेस्ड एक डिवाइस होती है, उसका नाम होता है मीटर ब्रिज। अब मीटर ब्रिज जो होता है उसमें हम अननोन रेजिस्टेंस फाइंड करते हैं। वो कैसे किया जाता है, R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू L अपॉन 100 माइनस L, इस तरह से किया जाता है। अब इसमें R जो होता है वो गिवन होता है, L और 100 माइनस L जो होते हैं वो मेजर्ड वैल्यू होती है, और R2 जो होता है वो अननोन वैल्यू होती है। ठीक है, रेजिस्टेंस में स्ट्रेचिंग के अगर नॉर्मल लेंथ इंक्रीज करने का आता है, नॉर्मल इंक्रीज इन लेंथ, सो उस केस में R प्रोपोर्शनल टू L होता है, R इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A होता है, और R इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ रेडियस होता है। बट अगर स्ट्रेचिंग का केस आता है, स्ट्रेच किया जा रहा है वायर को, तो R प्रोपोर्शनल टू L स्क्वायर होता है, R इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A स्क्वायर होता है, एंड R इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फोर्थ पावर ऑफ रेडियस होता है। ठीक है, ये दोनों बातें आप ध्यान रखिए। अगर लेंथ को नॉर्मल इंक्रीज किया है तो R प्रोपोर्शनल टू L इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर होगा, और अगर स्ट्रेच किया है तो ये फॉर्मूलाज आप यूज करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आता है पोटेंशियोमीटर।
पोटेंशियोमीटर जो होता है उसमें इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए मैंने आपको भी फॉर्मूला बताया, स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R इंटू L1 अपॉन L2 माइनस 1। और जो सेकंड फॉर्मूला होता है कंपैरिजन ऑफ ईएमएफ ऑफ सेल्स, वो होता है E1 बाय E2 इक्वल टू L1 अपॉन L2। ये दो फॉर्मूले से पोटेंशियोमीटर के क्वेश्चन किए जाते हैं। ये दो एप्लीकेशंस होते हैं पोटेंशियोमीटर के, फाइंडिंग द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल जो ये है, और कंपैरिजन ऑफ ईएमएफ ऑफ टू अननोन सेल्स। ठीक है, इसके अलावा कुछ ऐसे फॉर्मूले हैं जो आपने 10th क्लास में पढ़े हैं, जैसे पावर इज इक्वल टू वोल्टेज इनटू करंट। इसी का एक फॉर्मूला और बन सकता है, पावर इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर। और एक और फॉर्मूला बन सकता है, पावर इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर। ठीक है, साथ ही साथ अगर आप हीट के बारे में बात करेंगे तो हीट क्या होती है, हीट एनर्जी इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम। जितना पावर कंज्यूम किया है, कितने टाइम तक किया है, उससे हमारी पावर बन जाती है, उससे हमारी हीट प्रोड्यूस बन जाती है। और kWh जो होता है 1 kWh वो एक यूनिट के बराबर होता है और उसकी वैल्यू होती है 3.6 इंटू 10⁶ जूल्स। ठीक है, तो ये सारे फॉर्मूले आप एक बार देख लीजिए और उसके बाद में हम क्वेश्चन करना शुरू करते हैं। इस चैप्टर के सारे फॉर्मूले एक बार देख लीजिए आप, और उसके बाद हम इस चैप्टर के क्वेश्चन करेंगे।